ये कहानी एक जेल ब्रेक की है जिसको तोड़कर भाग जाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है फ्रैंक मॉरिस की। फ्रैंक मॉरिस ने कई तरह के अपराध किए होते हैं और साथ ही साथ वो छोटी मोटी जेलों से भी कई बार भाग गया होता है। इसलिए उसको एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। इस जेल का नाम अल्काट्राज़ होता है और अल्काट्राज़ जेल समुद्र के बीचों बीच बनी हुई होती है। फिर कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस है। फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज़ जेल की एक सेल में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जेल का वार्डन उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम समाज के नियमों को तोड़ते हो तो तुम्हें जेल भेजा जाता है, लेकिन अगर तुम जेल के नियमों को तोड़ते हो तो तुम्हें जहाँ भेजा जाता है, यानी कि अल्काट्राज़ जेल में, जहाँ हर एक कैदी को अकेले रखा जाता है। तुम लोगों को अखबार या मैगजीन बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। देश दुनिया में क्या हो रहा है इसका पता तुम्हें तब चलेगा जब हम चाहेंगे। आज के बाद इस जेल की दीवारें ही तुम्हारी दुनिया है। दिन भर में एक बार सेव कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार नहा सकते हो और महीने में एक बार बाल कटवा सकते हो। अल्काट्राज़ जेल को इसलिए ही बनाया गया है ताकि समाज के सारे सड़े गले अंडों को एक टोकरी में रखा जाए। बाइडेन की सारी बातें सुनने के बाद फ्रैंक मॉरिस अपने सेल में चला जाता है। सेल में आने के बाद फ्रैंक मॉरिस नेल कटर को देखने लगता है। दरअसल जब बाइडेन फ्रैंक मॉरिस को जेल के नियमों के बारे में समझा रहा था तब फ्रैंक मॉरिस ने चुपके से नेल कटर को चुरा लिया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके बारे में बाइडेन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगले दिन हम फ्रैंक मॉरिस को सभी कैदियों के साथ नहाते हुए देखते हैं। इसी बीच एक कैदी जिसका नाम ब्रूक्स होता है वो फ्रैंक मॉरिस के नज़दीक आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक वैसे को ढूंढ रहा था, मुझे लगता है कि अब वो मुझे मिल गई है। दरअसल उसका इशारा फ्रैंक मॉरिस की तरफ था। फ्रैंक मॉरिस ब्रूक्स की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता, वो उसे सभी कैदियों के सामने मारता है। वह अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज़ जेल की लाइब्रेरी में भेज दिया जाता है क्योंकि जेल के गार्ड को लाइब्रेरी के लिए एक कैदी की ज़रूरत थी। लाइब्रेरी में फ्रैंक मॉरिस की मुलाकात इंग्लिश नाम के कैदी से होती है। फ्रैंक मॉरिस इससे काफ़ी बातें करता है और बातों ही बातों में इनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। वह अगले दिन हम फ्रैंक मॉरिस और इंग्लिश को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। फ्रैंक मॉरिस इंग्लिश से पूछता है कि जहाँ से आज तक कोई कैदी भाग पाया है या नहीं। इंग्लिश बताता है कि एक नाकामयाब कोशिश की गई थी। सभी कैदियों ने कोई ना कोई रास्ता ढूंढा था लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं मिल सका। ये टापू एक बहुत मजबूत चट्टान है, किनारों तक जाने के लिए मीलों तैरना पड़ेगा। लहरें इतनी ऊंची और पानी इतना ठंडा कि कुछ ही मिनटों में हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। जहाँ हर दिन 12 बार गिनती होती है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन फिर हम सारे कैदियों को एक साथ बाहर देखते हैं। वो आदमी जिसको फ्रैंक मॉरिस ने नहाते समय मारा था वो फ्रैंक मॉरिस की तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा था क्योंकि वो अपना बदला फ्रैंक मॉरिस की जान लेकर लेना चाहता था। इससे पहले कि ब्रूक्स फ्रैंक मॉरिस के ऊपर वार करता उसे पता चल जाता है। फ्रैंक मॉरिस एक बार फिर से ब्रूक्स को मारने लगता है। इनके बीच लड़ाई हो जाती है और इस हरकत की वजह से इन दोनों को गार्ड के द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक मॉरिस को तो काल कोठरी से बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन ब्रूक्स को नहीं। ब्रूक्स को अभी भी काल कोठरी में ही रखा जाता है। अब इसके बाद हम बाइडेन को देखते हैं। बाइडेन एक कैदी के सेल को चेक कर रहा था जिसमें उसे एक पेंटिंग मिलती है। जिस सेल जिसमें बाइडेन है वो सेल डाक का होता है और ये पेंटिंग भी डाक ने ही बनाई थी। जेल में सबसे मुश्किल काम होता है समय। एक एक घंटे सालों के बराबर लगते हैं और इससे बचने के लिए कैदी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जैसे कि डाक पेंटिंग बनाने का काम करता। और इसी वजह से डाक ने एक पेंटिंग बाइडेन की भी बनाई थी पर उसको ये पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वो गुस्सा होकर डाक की पेंटिंग करने का काम बंद करवा देता है। वार्डन कहता है कि आज के बाद डाक एक भी पेंटिंग नहीं बनाएगा। दरअसल डाक को पेंटिंग से प्यार होता है और इसी वजह से ही वो इस जेल में रह पाता है। जब डाक को पेंटिंग करने की परमिशन नहीं मिलती तो वो लकड़ी का काम करते वक्त अपनी उंगलियां काट लेता है। कुछ दिनों के बाद हम फ्रैंक मॉरिस को उसके सेल में देखते हैं और उसको अपने सेल में एक कॉकरोच दिखता है। वो कॉकरोच एक छोटी सी जाली के पास फिर रहा था। ये देखकर फ्रैंक मॉरिस को एक आइडिया आता है। वो उस नेल कटर से जो उसने वार्डन के ऑफिस से चुराया था उससे उस दीवार को खरोचने लगता है। दीवार कच्ची होने के कारण दीवार से मिट्टी ईजिली उखड़ जाती है। दरअसल ये दीवार थोड़ी सी कच्ची हो गई होती है क्योंकि ये जेल काफ़ी पुरानी थी। अब अगले दिन फ्रैंक मॉरिस की मुलाकात 3 नए कैदियों से होती है और फ्रैंक मॉरिस ने नए कैदियों को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि ये पहले एक साथ एक जेल में रह चुके थे। इसलिए फ्रैंक मॉरिस ने अपना प्लान बताता है। फ्रैंक मॉरिस कहता है कि मैंने इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है।
हमारे सेल के पीछे जो दीवार है वो थोड़ी सी कच्ची हो चुकी है, हम वहाँ छेद बनाकर वहाँ से ईजिली बाहर निकल सकते हैं। फ्रैंक के बगल वाले सेल में जो कैदी रहता है वो कहता है कि ऐसा करते वक्त हमें गार्ड देख लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा होल जिससे कि एक पूरा आदमी आर पार हो सके उसे बनाने में हमें काफ़ी महीने लग जाएंगे। फ्रैंक मॉर्स कहता है कि इससे बचने के लिए हम अपने फेस का एक डमी बनाएंगे और उस डमी को हम अपने बिस्तर पर रख दिया करेंगे ताकि किसी भी गार्ड को कोई भी शक ना हो। फ्रैंक के बगल वाले सेल में जो कैदी रहता है जिसका नाम चार्ली है, वो बाल काटने का काम करता है। फ्रैंक मॉर्स उसे कहता है कि चोरी चुपके से कुछ बाल इकट्ठा कर लेकर आना, क्योंकि डमी को बनाने में हमें बालों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ फ्रैंक मॉर्स दूसरे कैदी को कहता है कि हमें रेनकोट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तुम रेनकोट को भी चुरा कर लेकर आना। हम उससे एक काम चलाओ बोट बनाएंगे, क्योंकि ठंडी लहरों वाले समुद्र को तैर कर पार करना बहुत मुश्किल है। हम एक काम चलाओ बोट बनाकर समुद्र को ईजिली पार कर लेंगे। अब जी चारों के चारों मिलकर जेल से भागने का काम शुरू कर देते हैं। जी जेल से चोरी चुपके से पुराने आरी के ब्लेड, चम्मच, बटन चुरा लेते हैं और उनकी सहायता से दीवार को खोदने का काम शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी ये दीवार को खोदने का काम करते तो जाहिर सी बात है कि उससे कुछ आवाज़ें और शोर होता था। इस वजह से ये दीवार को खोदने का काम तब करते जब जेल में 1-1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम होता था। दरअसल फ्रैंक मॉर्स और चार्ली आसपास वाले सेल में रहते हैं और जॉन और उसका भाई आसपास वाले सेल में। जब भी इनमें से एक कैदी दीवार को खोदने का काम करता तो बाकी तीनों इस बात का ध्यान रखते कि कहीं गार्ड इनको देख ना ले। साथ ही साथ ये गत्ते की सहायता से एक जाली भी बनाते हैं जो हूबहू सेल की जाली जैसी दिखती थी। साथ ही साथ इन्हें पेंट करने में भी कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जेल में पेंट का भी काम होता था। अब जब भी इन्हें दीवार खोदनी होती तो उस गत्ते को जो हूबहू बिल्कुल जाली की तरह दिखता है उसे उतार कर अपना काम शुरू कर देते और काम खत्म होने के बाद जिस गत्ते को उस दीवार के ऊपर लगा देते ताकि जेल के किसी भी गार्ड को इन पर कोई भी शक ना हो। साथ ही साथ ये डमी का एक सिर भी बना लेते हैं जो बिल्कुल इनकी शक्ल की तरह दिखता है। कुछ महीने बीतने के बाद फ्रैंक मॉर्स के सेल का जो छेद होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अब वो पहली बार अपनी सेल से बाहर निकलकर पीछे से होते हुए धीरे धीरे कर ऊपर जाता है। टॉप फ्लोर की छत पे एक ग्रिल लगी हुई थी। अगर इन्हें जहाँ से भागना है तो इन्हें इस ग्रिल को हटाना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रिल काफ़ी मजबूत और काफ़ी ऊंची होती है, इसलिए वो अपने सेल में आकर सो जाता है। अब अगले दिन फ्रैंक मॉर्स अपने साथियों को इसके बारे में बताता है। फ्रैंक मॉर्स कहता है कि कल रात में ऊपर गया था, ऊपर टॉप फ्लोर की छत पर जहाँ से हम बाहर जाएंगे वहाँ पर एक जाली लगी हुई है। वो जाली बहुत मजबूत है क्योंकि वो लोहे की बनी हुई है। जहाँ से भागने के लिए हमें उस जाली को, उस ग्रिल को हटाना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो दोनों भाई जो आसपास बड़े सेल में रहते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम लगभग पूरा होने वाला है और फिर हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। चार्ली जो फ्रैंक मॉर्स के बगल वाले सेल में रहता है वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन तुम टेंशन मत करो, मैं जल्द ही अपना काम पूरा कर लूँगा। फ्रैंक मॉर्स उस कैदी को जो कपड़े धोने का काम करता है उसे कहता है कि तुमने रेनकोट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया या नहीं। वो कैदी कहता है कि हाँ, मैं कभी कभी रेनकोट को चोरी चुपके से अपने सेल में लेकर आ जाता हूँ। कुछ दिनों के बाद जब चार्ली का काम पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब फ्रैंक मॉर्स और चार्ली मिलकर सेल के पीछे की साइड से टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। फ्रैंक मॉर्स चार्ली की सहायता लेकर ग्रिल को पकड़ लेता है और कहता है कि ग्रिल बहुत मजबूत है, अगर हमारे पास ड्रिल का सामान हो और एक टॉर्च हो तो उससे शायद काम बन सकता है। अगले दिन ये दोनों मिलकर ड्रिल को जेल की वर्कशॉप से चुरा लेते हैं और रात होते ही एक बार फिर से जो ऊपर टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। फ्रैंक मॉर्स लोहे की राड की सहायता से रोशनदान में जो लोहे की सराखें बनी होती हैं उन्हें फैलाकर वो ग्रिल के ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचकर वो ड्रिल मशीन से अपना काम करना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है कि ड्रिल मशीन की वजह से काफ़ी शोर होता है और इसी वजह से गार्ड जो ग्राउंड फ्लोर के सेल पर पहरा देता है वो ऊपर आने लगता है। इससे पहले कि वो गार्ड इन दोनों को पकड़ लेता जी अपने अपने सेल में आकर सो जाते हैं। कई महीने तक लगातार ऐसे ही मेहनत करने के बाद इनका काम लगभग पूरा हो ही जाता है। एक दिन जेल का लाइब्रेरियन इंग्लिश से सभी कैदियों को किताबें देने आता है और इसी बीच वो फ्रैंक मॉर्स के सेल के पास भी आता है। इंग्लिश फ्रैंक मॉर्स को कुछ किताबें और एक मैगजीन देकर कहता है कि अपना ख्याल रखना, फिर मिलूंगा। फ्रैंक मॉर्स इंग्लिश को गुड बाय कहता है। ये सुनकर इंग्लिश से समझ आता है कि कहीं ना कहीं फ्रैंक मॉर्स अब भागने वाला है। ये मुलाकात इनकी आखिरी मुलाकात है और उसी दिन वाइडन फ्रैंक मॉर्स के सेल की तलाशी लेने आता है। फ्रैंक मॉर्स को लग रहा था कि शायद इंग्लिश ने ही वाइडन को कुछ बताया है। वाइडन जब इसके सेल में आता है तो वो दीवार के पास पड़े एक बैग को देखता है और जब वाइडन उसे वहाँ से उठाता है तो वहाँ पर एक सुराख होता है जिसको फ्रैंक मॉर्स ने खोदा है। वाइडन को इसके बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, उसे लगता है कि जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। दरअसल फ्रैंक मॉर्स ने गत्ते की सहायता से एक खिड़की बनाई थी जो हूबहू बिल्कुल असली दीवार जैसी दिखती थी, इसलिए वाइडन मॉर्स के सेल से बाहर आ जाता है।
और अपने गार्ड को कहता है कि फ्रैंक मॉरिस को किसी दूसरे सेल में शिफ्ट कर दो, क्योंकि मुझे उस पर शक है। हो ना हो उसने हमसे कुछ छुपाया जरूर है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। गार्ड कहता है कि इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं इस काम को बुधवार तक कंप्लीट कर दूंगा। बाइडन कहता है कि नहीं, ये काम कैसे भी करके मंगलवार की सुबह तक हो जाना चाहिए। इन चारों का प्लान भी मंगलवार की रात को ही भागने का होता है। अगर बाई चांस फ्रैंक मॉरिस का सेल मंगलवार की सुबह को ही चेंज कर दिया गया तो इनके भागने का प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इत्तेफाक से फ्रैंक मॉरिस और उसके साथी मंगलवार की रात को भागने की बजाय संडे की रात को ही भागने का सोचते हैं। 10 जून संडे की रात को जी अपने अपने सेल की दीवार से, जो इन्होंने पिछले कई महीनों से खोदी है, उससे जी पीछे की साइड निकल जाते हैं। साथ ही साथ जी अपने सेल में डमी के सिर को, जो हूबहू इनकी शक्ल की तरह दिखता है, उसे जी अपने बिस्तर पर रख देते हैं ताकि गार्ड को सुबह होने तक इनके ऊपर कोई भी शक ना हो। ऊपर जाने के बाद ये चार्ली का भी इंतजार करते हैं। दरअसल चार्ली बहुत घबराया होता है और इसलिए उसे भागने में काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी फ्रैंक मॉरिस और उसके दोनों साथियों को चार्ली के बिना ही भागना पड़ता है। जी उस ग्रिल से होते हुए जेल की छत के ऊपर आ जाते हैं और लाइट्स और गार्ड से बचते हुए जी धीरे धीरे कर पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। जो रेनकोट जॉन ने काम करते हुए चुराए थे, जो उसमें हवा भरकर एक काम चलाऊ बोट बना लेते हैं और उसमें ये तीनों बैठकर इसे जेल से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। अगली सुबह जब जेल का गार्ड फ्रैंक मॉरिस को उठाने आता है तो फ्रैंक मॉरिस उठता नहीं, क्योंकि वहाँ फ्रैंक मॉरिस नहीं बल्कि उसकी शक्ल की तरह दिखने वाला एक डमी है। जब गार्ड फ्रैंक मॉरिस के सेल में आकर उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फ्रैंक नहीं बल्कि एक नकली सिर है। ये देखकर गार्ड के द्वारा एक अलार्म बजाया जाता है, ऐसा अलार्म जो कि आज के पहले कभी नहीं बजा था। दरअसल ये अलार्म तब बजाया जाता है जब कोई कैदी जेल से भाग जाता है। जहाँ पर हम इंग्लिश को भी देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाजा था कि फ्रैंक मॉरिस जेल से भागने वाला है। अब इसके बाद हम पुलिस, बाइडन और हेलीकॉप्टर को एक साथ समुद्र के किनारे देखते हैं। जो फ्रैंक मॉरिस और उनके दोनों साथियों को ढूंढ रहे थे कि किसी न किसी तरह से वो इनको मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इनको कहीं भी नहीं मिलते। इन्हें सिर्फ समुद्र के किनारे से जॉन और उसके भाई की एक फ़ोटो मिलती है और रेनकोट का एक टुकड़ा भी मिलता है। ये देखकर गार्ड कहता है कि कल रात कोहरा बहुत कम था और पानी की लहरें बहुत धीमी थी। अगर वो जेल से रात को निकले होंगे तो उनके पास भागने के लिए पूरे 9 घंटे का समय था। मुझे लगता है कि वो तीनों सही सलामत भाग चुके हैं। बाइडन कहता है कि नहीं, वो समुद्र में डूबकर ही कहीं मर चुके हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है कि वो आखिर जिंदा बच गए थे या नहीं। आइए अब हम इसके आगे की कहानी जानते हैं। दिसंबर 1961 से लेकर जून 1962 तक उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। इन 6 महीनों में उन्होंने दीवारों में छेद किया, डमी बनाया और एक लाइफ जैकेट भी बनाई। 10 जून 1962 की रात को जब 9:30 पर जेल की लाइटें बंद की गई तो उन्होंने अपने डमी को बिस्तर पर रखा और फिर जेल से भाग गए। इन चारों में से एक कैदी जिसका नाम चार्ली था वो भाग नहीं पाया था। जब FBI ने चार्ली से पूछताछ की तो उसने बताया कि जेल से बाहर निकलने के बाद हमारा प्लान था कि वो शहर में जाकर एक गाड़ी को चलाएंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। जेल होने के बाद FBI उन तीनों की तलाश कई महीने तक करती रही, लेकिन फिर भी FBI को उन तीनों का कोई भी सबूत नहीं मिल सका और इसीलिए FBI ने हार मानकर ये कहते हुए केस को बंद कर दिया कि उस रात जेल से भागने के बाद उन तीनों की मौत हो गई थी। इसके अलावा चार्ली ने बताया था कि उनका प्लान जेल से भागने के बाद एक गाड़ी को चुराना था। उस रात कहीं भी कोई भी कार नहीं चुराई गई, इसलिए FBI ने ये केस यूएस मार्शल को सौंप दिया। ऐसा होने के बाद FBI की बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि ना तो FBI को उन तीनों की कभी लाश मिली और ना ही ऐसा सबूत जिससे उनको मुर्दा साबित किया जा सके। हैरान करने वाली बात यह थी कि उन तीनों के परिवारों को हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर पर एक लेटर मिलता था। वो लेटर एक अनजान नाम से भेजा जाता था। इसके अलावा हर साल मदर डे पर उनके परिवारों को एक फूलों का गुलदस्ता भी मिलता था। उस गुलदस्ते पर ना तो कभी भेजने वाले का नाम होता था और ना ही पता। कई साल बीतने के बाद जनवरी 2013 में पुलिस को एक खत मिला था और वो खत और किसी ने नहीं बल्कि जॉन ने लिखा था। उसने लिखा था कि उस रात जेल से भागने के बाद हम तीनों सही सलामत बच गए थे। अभी मेरी उम्र 85 साल की हो गई है और मुझे कैंसर है। अगर कोई मेरे कैंसर का इलाज करा दे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ उसने ये भी लिखा था कि अक्टूबर 2008 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो गई थी। वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। फ्राइड बिजी नाम का आदमी उन दोनों भाइयों का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने बताया था कि साल 1975 में वो ब्राज़ील में उन दोनों भाइयों से मिला था। सबूत के तौर पर उसने उन दोनों भाइयों की फ़ोटो भी दिखाई थी जो उसने उसी वक्त क्लिक की थी। उस फोटो में वो दोनों भाई एक साथ एक खेत में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे।
कुल मिलाकर आज 2024 में अलकट्रा जेल ब्रेक हुए को पूरे 62 साल हो चुके हैं, मगर ये केस आज भी एक पहेली है। FBI के हिसाब से तो उनकी मौत उसी रात हो गई थी, लेकिन बाकी के सबूत और उस लेटर के हिसाब से देखा जाए तो वो साल 2008 तक जिंदा थे। FBI ने तो ये केस बंद कर दिया था, लेकिन US मार्शल में ये केस अब भी ओपन है। अगर उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो उनकी उम्र 90 के पार होगी। उन तीनों की उम्र के हिसाब से फ़ोटो को प्रोसेस कर आज भी उनकी तलाश की जाती है। ये तलाश तब तक चलती रहेगी जब तक वो या उनकी लाश नहीं मिल जाती, या फिर तब तक जब तक उन सभी की उम्र 100 साल की नहीं हो जाती।